गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर मर्चेंट मरीन। ये जो चैनल है ये एजुकेशनल पर्पस के लिए रहेगा उन लोगों के लिए जो कि सेकेंड मेट फॉरेन गोइंग शिप्स पे ओरल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये चैनल इस बारे में भी रहेगा कि एज अ सेलर आपकी लाइफ कैसी होती है ऑन बोर्ड। जैसे कि मैं कोशिश करूँगा कि अपने एक्सपीरियंसेस जब मैं ऑन बोर्ड हूँ उस वक्त आपको दिखाऊं कि मेरा काम क्या है, मेरा काम कैसा है, शिप पे काम कैसे होता है, शिप पे लोग काम कैसे करते हैं, शिप चलता कैसे है, वगैरह वगैरह। फ़िलहाल ये वीडियो मैंने बनाई है रूल्स ऑफ द रोड पे एक रूल को लेके, बिकॉज कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग रूल्स ऑफ द रोड के जो रूल्स हैं वो सारे तो याद कर लेते हैं, जो मैंडेटरी 19 रूल्स हैं वो सारे तो याद कर लेते हैं, मगर उसके अंडर जो बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल टर्म्स होते हैं उन्हें लोग भूल जाते हैं। तो आज इसी के साथ मैंने उठाया है रूल नंबर 7 जो कि है रिस्क ऑफ कोलिजन। शुरू करने के साथ हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो रूल नंबर 7 है रिस्क ऑफ कोलिजन पार्ट बी में है रूल्स ऑफ द रोड की, और उसके सेक्शन 1 कंडक्ट ऑफ वेसल्स इन एनी स्टेट ऑफ विजिबिलिटी के अंदर लाई करता है। इसके साथ रूल नंबर 7 के अगर हम जो पहला पार्ट को उठाएं दैट इज़ अल्फ़ा, इसमें मैंने छाटे हैं दो ऐसे टर्म्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है सर्वेयर्स जिन्हें पूछते हैं, और उनमें से पहला है ऑल अवेलेबल मीन्स और दूसरा है प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशंस। पहले प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशंस को उठाते हैं बिकॉज उसके बाद ऑल अवेलेबल मीन ज़्यादा अच्छे से थोड़ा हम देख पाएंगे। प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशंस का मीन होता है कि उस वक्त उस समय क्या सिचुएशंस हैं, क्या सर्कमस्टांसेस हैं। फॉर एग्जांपल उस समय किस तरह की विजिबिलिटी है, उस समय ट्रैफिक डेंसिटी कैसी है, उस समय वेदर कैसा है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो सिचुएशन बनेगी, जो सर्कमस्टांस उस टाइम बनेगा, वो होगी उस समय की प्रिवेलिंग सर्कमस्टांस एंड कंडीशन। दूसरी चीज़ आती है ऑल अवेलेबल मीन्स। अब अगर आप पूरा पार्ट पढ़ोगे, ये जो रूल नंबर 7 का अल्फ़ा है, अगर आप इसको एक बार ढंग से पढ़ोगे तो ये बोलता है कि एवरी वेसल शैल यूज all available means appropriate to the prevailing circumstances and conditions to determine if risk of collision exists. If there is any doubt, such risk shall be deemed to exist. इसका मतलब ये है कि अब जो पहला जो अल्फ़ा का पहला पार्ट है ऑल अवेलेबल मीन्स, इसका मतलब ये है उस प्रिवेलिंग सर्कमस्टांस और उस प्रिवेलिंग कंडीशन में जो भी अवेलेबल मीन्स हो। फॉर एग्जांपल आपका रेडार हो गया, एक्डिस हो गया और या चार्ट्स हो गए, पोजीशन प्लॉटिंग इक्विपमेंट्स होगा जैसे कि आपका जीपीएस वगैरह हो गया, इको साउंडर हो गया बिकॉज कई बार ऐसा हो सकता है आप कोस्टिंग कर रहे हो, या फिर आप अराइवल डिपार्चर्स है, आप इनबाउंड हो या फिर आप आउटबाउंड हो, तो आपको हर टाइम आपकी डेप्थ चाहिए रहती है। और इक्विपमेंट्स हो सकते हैं जैसे कि आपका AIS या बाइनोक्यूलर्स, इनफैक्ट VHF, एयर हॉर्न या विसल जिसे हम बोलते हैं, GMDSS इक्विपमेंट्स बहुत ज़रूरी है। GMDSS इक्विपमेंट जिसमें नैवटेक्स भी आपका इनक्लूड हो जाएगा। और इसी तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं जो उस कंडीशन में जितने भी इक्विपमेंट्स हैं जो उस समय ज़रूरी हैं, जैसे कि एक तरह से ये देखा जाए तो सिचुएशनल अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। कई बारों में से रिस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी में आप देखो तो आपको बार बार विंग पे जाना पड़ता है बिकॉज आपको पूरा मुआयना करना है आसपास सिचुएशन का। दिखता तो कुछ है नहीं, रेडार पे ही लगे रहो तो फिर बस रेडार पे ही लगे रहेंगे, तो ऐसा नहीं होता, हमें बाहर निकल के देखना पड़ता है, पूरा सिचुएशनल अवेयरनेस करनी पड़ती है। अगला अब हम बात करते हैं पार्ट ब्रावो की। तो ब्रावो में जो चीज़ें मैंने सबसे ज़्यादा कॉमन सुनी है, सबसे ज़्यादा कॉमन पूछे जाने वाली हैं सर्वेयर्स के थ्रू, वो है लॉन्ग रेंज स्कैनिंग, रेडार प्लॉटिंग और इक्विवेलेंट सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। तो लॉन्ग रेंज स्कैनिंग की अगर हम बात करें तो ये नाम में ही बहुत सिंपल है, मगर कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। लॉन्ग रेंज स्कैनिंग का मतलब है जो हमारा रेंज स्केल होता है रेडार पे, जो रेडार हम यूज़ कर रहे हैं जैसे कि 6 माइल, 12 माइल, 24 माइल, और या थोड़ा सा वैसे बोलूँ तो 6 माइल्स, 12 माइल्स, 24 माइल्स, 48 माइल्स, ये सब जो है लॉन्ग रेंज स्कैनिंग मतलब हो गया जिस भी आप सिचुएशन में हो उस हिसाब से थोड़ा सा लंबा, थोड़ा सा बड़ा रेंज स्केल, ताकि आपको पहले से पता चल जाए
कि अगर कोई आगे कोई सिचुएशन डेवलप हो रही है या कुछ हो रहा है, बिकॉज अभी तो आप क्लियर हो बट पता चला आगे ओवरटेकिंग चल रही है या आगे कोई क्रॉसिंग सिचुएशन बन रही है जहाँ से गिववे वेसल आपके लिए एक आरओसी एग्जिस्ट कर सकता है, उस वक्त लॉन्ग रेंज स्कैनिंग बहुत काम आती है। दूसरी चीज़ होती है रिडार प्लॉटिंग। जैसा कि नाम से पता है, आप लोगों ने सभी रिडार का कोर्स भी करते हैं, तो उसमें जो रिडार प्लॉटिंग की बात करता है सेम वही रिडार प्लॉटिंग है। और इक्विवेलेंट सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन से इसका मतलब होता है आरपा का। रिडार प्लॉटिंग हम खुद से कर सकते हैं, मैनुअली कर सकते हैं, हम एस्पेक्ट वगैरह देख के, हमारे पास रिडार प्लॉटिंग शीट है जिस पे हम प्रैक्टिस करते हैं, और वैसे ही अगर आप शिप पे भी चाहो तो आप कर सकते हो। इक्विवेलेंट सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन का मतलब हो गया आरपा का, बिकॉज बेसिकली आरपा भी क्या करता है, आरपा रिडार प्लॉटिंग ही करता है। वो ऑटोमेटिक होता है, वो खुद से सब कुछ करा के देता है। रिडार प्लॉटिंग में मिलता सब कुछ है बट हम इसमें चीज़ें करते हैं। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर ब्रावो रूल नंबर 7 का। अब हम उठाते हैं पार्ट चार्ली जो मैंने उठाया था, और इसमें एक ही चीज़ है जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगती है लोगों को, वो है स्कैंटी रेडार इन्फॉर्मेशन। अब ये स्कैंटी रेडार इन्फॉर्मेशन क्या होता है? स्कैंटी रेडार इन्फॉर्मेशन मतलब डाइसी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है जैसा नाम से साउंड करता है। स्कैंटी रेडार इन्फॉर्मेशन होती है, फॉर एग्जांपल आपने एक बियरिंग ली या फिर आपने एक रेंज ली, 2 बियरिंग ली, 2 रेंज ली, ये सारी आधी अधूरी बातें जो होती हैं, आधी अधूरी जानकारी, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन डिटरमाइनिंग रिस्क ऑफ कोलिजन, वो होती है आपकी स्कैंटी रेडार इन्फॉर्मेशन। किसी भी टारगेट का ये पता करना कि आरओसी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसमें कम से कम एटलीस्ट 3 कंपस बेयरिंग्स आर रिक्वायर्ड। 3 या 3 से ज़्यादा आप कंपस बेयरिंग लो, तब जाके आप डिटरमाइन कर सकते हो कि किस तरह की सिचुएशन बनने जा रही है। तो स्कैंटी रेडार इन्फॉर्मेशन मतलब हो गया आधी अधूरी जानकारी, एक बियरिंग, एक रेंज, इस तरह की जो बातें होती हैं वो होता है आपका स्कैंटी रेडार इन्फॉर्मेशन। पार्ट की बात करते हैं डेल्टा में 2 पार्ट्स हैं, और डेल्टा एक्चुअली बात करता है आपकी कि आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हो कि रिस्क ऑफ कोलिजन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो मैं एक बार रीड करता हूँ। सच रिस्क शैल बी डीम्ड टू एग्जिस्ट इफ द कंपस बेयरिंग ऑफ एन अप्रोचिंग वेसल डज नॉट अप्रिशिएबली चेंज। अब इसको समझाने के लिए मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। मान के चलते हैं ये आपका वेसल है, you are at 000 doing suppose 19 knots. You have another vessel let's say this she is doing 045 at 07 knots. कुछ टाइम बाद सिनेरियो कैसा होगा, आप होगे यहाँ, दिस इज योर पोजीशन नंबर 1, दिस इज योर पोजीशन नंबर 2, और ये है इसका पोजीशन नंबर 1, और ये जो पहले आपके यहाँ पे था वो अब करीब करीब होगा यहाँ पे। इसका मतलब है कि पहले आपने जो इसकी बेयरिंग ली होगी वो कुछ आई होगी, और अब आपने इसकी बेयरिंग जो ली होगी वो कुछ आई होगी। सिमिलरली अगर मैं एक केस और बनाऊं, आप हो यहाँ पे, ये सिचुएशन नंबर 3, अगेन योर कोर्स इज 000 डूइंग 19 नॉट्स, और उस वक्त ये था इसका सिचुएशन नंबर 2। अब इसका सिचुएशन नंबर 3 क्या होगा, ये करीब करीब आपके बीम या बीम आ चुका होगा, डूइंग 045 एट 7 नॉट्स। तो इस केस में क्या हुआ कि बेयरिंग चेंज तो है, तीनों केसेस में जब आप बेयरिंग लोगे तो बेयरिंग चेंज तो है, मगर क्या आरओसी एग्जिस्ट करता है? तो आंसर है कि आरओसी एग्जिस्ट नहीं करता है। यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है डेल्टा पार्ट 1 में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि अब मैं आपको एक बार रीड और करूँगा ताकि एक बार आपको समझ में आए। So such risk shall be deemed to exist if the compass bearing of an approaching vessel does not appreciably change. इसका मतलब ये है कि अगर आपको डिटरमाइन करना है
कि अगर किसी वेसल से आपका ROC एग्जिस्ट कर रहा है तो आपके लिए केवल बियरिंग चेंज एविडेंट होना ही काफ़ी नहीं है। 2 चीज़ें फैक्टर में आएंगी। पहला है आपका कि आपकी जो बियरिंग है वो बियरिंग चेंज हो, और दूसरी चीज़ जो ज़रूरी है वो है कि आपकी रेंज डिक्रीज हो। बिकॉज अगर आप कर रहे हो 000 या 19 नॉट्स और आप ऐसे चलते चले जा रहे हो, शी इज़ डूइंग 045 और वैसे चलता चला जा रहा है, तो रेंज नहीं घटेगी, हालांकि बेयरिंग चेंज होती रहेगी। तो ये 2 बातें हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, इसीलिए उसमें लिखा है कंपस बेयरिंग ऑफ एन अप्रोचिंग वेसल। अप्रोचिंग वेसल तभी होता है या उसी को कहते हैं जिसकी रेंज विथ टाइम कम होती जा रही हो या रेंज घटती चली जा रही हो। इस तरह का वेसल होगा अप्रोचिंग वेसल। अप्रोचिंग बोलने का मतलब है कि उसकी रेंज घट रही है और कंपस बेयरिंग चेंज हो रही है, ये अपने आप में ही जस्टिफाई करता है। आई होप कि जो रूल नंबर 7 है, छोटा ही रूल है, बड़ा रूल नहीं है, तो इसमें जो चारों पार्ट्स हैं यही सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो सर्वेयर्स पूछते हैं। रूल बहुत इजी है, लोग इसको याद कर लेते हैं, लोग रट लेते हैं, बिकॉज बहुत कॉमन है कि सर्वेयर्स दे यूजुअली आस्क अ सिचुएशन। आपको एक सिचुएशन पूछेंगे जिसमें रूल नंबर 7 के थ्रू आपका आंसर जा रहा होगा, उसके होते हुए आपका आंसर जा रहा होगा, और जैसे ही आप रूल नंबर 7 को कोट करो, जब मेंशन करोगे कि एज पर दिस, वो बोल देगा कोट रूल नंबर 7। अभी कोट तो एक बार को ठीक है, याद हो जाती हैं चीज़ें, रट लेते हैं लोग। अगर नहीं है तो उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि ये रूल्स रट कैसे सकते हैं। बाकी याद हो जाती हैं चीज़ें, लोग याद कर लेते हैं। बट दूसरी चीज़ ये है कि जब आप कोट कर रहे होते हो, जैसे मेरे साथ ही हुआ था जब मैं रूल नंबर 19 रिस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी उसको सुना रहा था। उस रूल पे भी आ जाएंगे बाद में, उस रूल में भी देख लेंगे बाद में, मगर अभी फ़िलहाल रूल नंबर 7 जैसे ही आप कोट कर रहे होगे वो आपको रोक देगा अल्फ़ा में। व्हाट डू यू मीन बाय ऑल अवेलेबल मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस, इस तरह से वो पूछेगा। और इस तरह से अगर आपने बता लेगा वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। अगर नहीं बता पाए तो उसका एक जवाब रहता है योर ROR इज़ नॉट क्लियर येट, वी आर गिविंग यू मोर टाइम, आप जाइए नेक्स्ट टाइम और पढ़ के आइए। ये सुनने में उस टाइम जितना प्यार से वो बोलते हैं उतना लगता नहीं है, लगता बुराई है, बिकॉज आपने रूल्स रटे हैं, आपने सिचुएशन करी है, आपने पूरा फंक्शन 1 फंक्शन 2 जो भी आप दे रहे हो वो सब पढ़ा है, और किस लिए अटक गए इन छोटे छोटे शब्दों की वजह से। तो आई होप रूल नंबर 7 में जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो मैंने आपको बताए, आपको समझ में आए होंगे। सिंपल है, बस एक बार आप सुनोगे, अगर आप खाना खाते खाते भी सुनोगे तो हो जाएगा, ये प्रॉब्लम नहीं है। बाकी दिस वॉज रूल नंबर 7। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बिकॉज़ मैं ऐसी वीडियोस, ऐसी कई सारी वीडियोस लाता रहूँगा जो कि इन्फॉर्मेटिव रहेगी। और अगर आपको किसी और कुछ अगला टॉपिक है, अगला रूल है जो आप चाहते हो कि मैं लाऊं, या फिर आप कुछ और पूछना चाहते हो, बताना चाहते हो, बोलना चाहते हो, तो आप कमेंट भी कर सकते हो। बाकी टिल देन it's me signing off. You take care and we'll meet in the next video. Thank you. Bye bye.